हो गया, चलो है ये कर दिए। हाँ चलो, हम लोग पढ़ रहे थे ताज का शासन। ताज का शासन हम लोग शुरू कर लिए थे, है भारत का संवैधानिक विकास। हाँ, तो हम लोग ताज का शासन हम लोग क्लियर कर लिए थे। ताज के शासन में हम लोग देख लिए थे 1858 का अधिनियम। देखो, इसके पहले था 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम में क्या क्या हुआ था, तो जो भी कहानियां हुई थी 57 के 53 में, है ना, ब्रिटिश क्राउन कभी भी अपने हाथों में ले सकता था, 58 में ले भी लिया, है ना। उसके बाद फिर और भी चीजें होनी शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक नॉर्मल कंपनी बन के रह गई। उसके बाद हाँ, भारत सचिवालय का गठन किया गया। उसके बाद और क्या क्या गया, अरे बोलो, और क्या क्या गया, मुगल की समाप्ति हो गई, है ना, ये सारी कामें हुई, है ना। भारत सचिवालय कहाँ बना, तो भारत सचिवालय बना कहाँ, इंग्लैंड में, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो भारत सचिवालय जब इंग्लैंड में बना तो उसके सचिव भी इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन जो भी पैसा का वहन करना होता था, जो भी पैसा देना होता था, वो भारतीय ही देते थे इसको, ठीक है। मतलब जो भी पैसा जाता था वो भारतीय से ही जाता था। बस समझ में आ गई। हाँ, ये इतना काम जो हुआ ये किसमें हुआ है, ये हुआ आपका 1858 में, ठीक है। 1857 का विद्रोह, उसके जस्ट बाद 1858 का अधिनियम। ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है अधिनियम, काफी सारी चीजों को बदलाव किया गया था। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है 1861 का अधिनियम, ठीक है, लिखो 1861 का अधिनियम। हाँ, 1861 का अधिनियम, क्लियर। अब 1861 के अधिनियम में क्या क्या बदलेगा, तो प्रधानमंत्री चेंज हो जाएंगे। इसमें पीएम कौन है, तो उनका नाम है पामस्टन, नहीं, लॉर्ड कैनिंग, सॉरी वायसराय, एक मिनट, पीएम पामस्टन है, वायसराय यहाँ चेंज है, वायसराय, वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, क्लियर। उसके बाद क्या है, तो क्राउन, क्राउन वही है विक्टोरिया, क्राउन कौन है, विक्टोरिया, क्लियर हो गए। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, प्रावधान समझो, नियम, क्या क्या नियम इसमें आए, है ना। तो वो नियम आए क्या क्या, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट यही हुआ कि बंबई एवं मद्रास को बंबई एवं मद्रास को पुनः कानून बनाने का अधिकार मिला। पुनः कानून बनाने का अधिकार मिला, क्लियर। दूसरा, इसको विधायी शक्तियां प्रदान की गई। इसको कौन सी शक्ति प्रदान की गई, विधायी शक्तियां प्रदान की गई, क्लियर। अब देखो, इस अधिनियम के तहत एक अधिनियम था, ध्यान रखना, 1773, उसमें बात किए थे कि 1774 में
एक जगह सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। बताए थे हैं? हम बात किए थे कि 1773 के अधिनियम से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था। क्लियर? ये कौन सी वाली बात है? 1773 वाले में। तो एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ निर्माण हो रहा है? कलकत्ता में। वो कहाँ कहाँ के लिए निर्माण हो रहा है? तो देखिए, पहला सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कि पूरा भारत के लिए निर्माण हो रहा है। पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ कहाँ कहाँ के लिए है? सुन ले पहले। है कहाँ? कलकत्ता में। नहीं, कहाँ कहाँ के लिए है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये मात्र 3 जगहों के लिए है। क्लियर? नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट। जैसे हमारा वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ कहाँ के लिए है? दिल्ली का साथ, दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट पूरा भारत के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहले वाला कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट हुआ था वो मात्र 3 जगहों के लिए था। कौन कौन से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब बंगाल को मैप पे तुम देखोगे तो बंगाल तुम्हारा जो है तुम्हारा फैला हुआ है कहाँ तक? आसाम तक। पुरनका वाला बंगाल, नयका वाला नहीं, है ना। पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है, मैप में देखो उधर, वो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। बात समझे? जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल का हिस्सा है। बात समझ गए? बिहार, और बिहार का पूरा ले लो, बिहार, झारखंड, झारखंड तो पहले बिहार में था, और उड़ीसा। मतलब इतना जगहों के लिए जो फैला हुआ है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? क्या फैला हुआ है? सुप्रीम कोर्ट फैला हुआ है। अब आगे बात करते हैं। तो ये कब बना था? ध्यान रखना, ये है 74 में, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1861 के अधिनियम की। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट बनता है। क्या बनता है? हाई कोर्ट। कितने? 3। कितने हाई कोर्ट बनते हैं? 3। क्लियर? और 3 हाई कोर्ट कहाँ कहाँ बनता है? तो लिखो, मद्रास हाई कोर्ट। पहला कौन हाई कोर्ट? मद्रास। दूसरा बंगाल, और तीसरा बंबई। मद्रास, बंगाल और बंबई। क्लियर? 1862 में, हाँ, मद्रास, बंगाल और बंबई। देख, पिछला वाला बना था वो सुप्रीम कोर्ट बना था, और ये वाला जो बन रहा है वो हाई कोर्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ध्यान रख, ये 3 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हाई कोर्ट। ये क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? बात समझ आई? ये क्या बना था? 1773 में सुप्रीम कोर्ट। 74 में 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था। वो सुप्रीम कोर्ट का दायरा कितना था? ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा कितना था? तो ये काम करता था बंगाल, बंगाल में कलकत्ता हो गया, बिहार और उड़ीसा। क्लियर? समझ में आ गई? इसका दायरा कितना है? तो मद्रास के लगभग क्षेत्र, बंगाल के लगभग क्षेत्र, बंबई के लगभग क्षेत्र, इसका दायरा इतना है। ये कब बना है? तो 1862 में। कौन से अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। क्लियर हो गए? अब यहां से एक क्वेश्चन और आया, जहां पर हम केंद्रीकृत कर दिए थे सारी संस्थाओं को, एक जगह से कानून बन के आएगा, वो अब विकेंद्रीकरण हो गया। देखो इधर, जहां से हम केंद्रीकृत कर दिए थे कि एक जगह से कानून बन के आएगा, उसको हम विकेंद्रीकरण कर दिए कि राज्य अपना अलग कानून बना सकता है, केंद्र अपना अलग कानून बना सकता है। बस हमारी है, बस हमारी है। जैसे हाँ, एक होता है केंद्रीकरण। देखो, केंद्रीकरण में क्या होता है कि सारा कुछ काम जो है वो केंद्र से होता है। ध्यान दे इधर, केंद्रीकरण में क्या होता है? सारा कुछ जितने भी कार्य हैं वो किस में होते हैं? केंद्र से। बात समझे? हाँ। बाकी में क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ
अच्छा, हमारे यहाँ कैसे कैसे काम होते हैं? ओनली फॉर केंद्र नियम निकालता है, नहीं ना? बिहार सरकार खुद भी निकालती है? फिर और भी गवर्नमेंट वो भी खुद निकालती है, नहीं निकालती है? अरे बिहार पुलिस का नौकरी निकलता है तो बिहार सरकार अपना निकाले नौकरी है। कुछ कुछ नौकरी ब्लॉक से निकलता है ना, कुछ कुछ नौकरी डीएम ऑफिस से निकलता है ना। तो ये क्या होगा? विकेंद्रीकरण हो गया, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। अगर नौकरी इंडिया में सिर्फ एक ही जगह से निकले, बात समझे, एक ही जगह से, नहीं समझाया? इस नौकरी एक ही जगह से, ओनली फॉर एक जगह से, मतलब केंद्र से ही, उसको बोल देते हैं केंद्रीकृत सरकार। बात समझी? हमारे ऐसा है, भारत में ऐसा नहीं। क्लियर? चलो लिख लो। केंद्रीकरण की प्रकृति को कम किया गया, केंद्रीकरण की प्रकृति को कम किया गया, एवं भारत एवं सॉरी केंद्र एवं राज्य को अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दिया गया। केंद्र एवं राज्य को अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसका नहीं सरकार हाँ, उसी में लिख लो ना। फिर से बोलिए। केंद्र एवं राज्य को अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब देखो, भारत में, अगला पॉइंट लिखो, भारत में विधानसभा की शुरुआत हो गई। भारत में विधानसभा की शुरुआत हुई। अब देखो, इस विधानसभा के जो है वो कौन कौन सा मुख्य अंग है, ध्यान देना। ये विधानसभा है और विधानसभा के मुख्य अंग होते हैं कौन कौन से, है ना? तो विधानसभा का पहला मुख्य अंग जो पहले था उसको बोलते थे भारत सचिवालय। लिखा दिए तुम लोग को, भारत सचिवालय। और ये कहाँ है भाई साहब? यूके में, ध्यान रखना। ये कहाँ है? यूके में। दूसरा है वायसराय की कार्यकारी परिषद। वायसराय की कार्यकारी परिषद, ये कहाँ है? इंडिया में। देखो ध्यान दो, इधर वायसराय है कहाँ? भारत में। तो इसका प्रसिद्ध कहाँ होगा? भारत में। क्लियर? केंद्रीय विधान परिषद, तीसरा जो अंग है उसका नाम है केंद्रीय विधान परिषद। और ये केंद्रीय विधान परिषद कहाँ है भाई साहब? तो ये भी भारत में है। क्लियर? चौथा जो मुख्य अंग है वो है प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद, और ये भी कहाँ है? तो ये भी इंडिया में है। क्लियर? ये चार चीजें जो हैं ये कहाँ पड़ता है आपके? भारत में।
देख अब एक क्वेश्चन और उठेगा, यही 4 निकाय है जो आगे चल करके भारतीय संविधान एवं संसद बनेगा। एक पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर, ये 4 निकाय भारतीय संविधान एवं सांसद बनेगा। बात समझ में आई? इतना समझ में आ गया? यार सीधा करे राउलप्पा कोची ठीक है नाम कलप्पा कि काय कर सीधा करते हैं और इतना समझ में आ गया? ये 4 मुटर गया करे, ये 4 निकाय आगे चलकर, ये 4 निकाय आगे चलकर संविधान एवं संसद का निर्माण किया, संविधान एवं संसद बना। हाँ क्लियर हो गए? अब देखो यहाँ पर और क्या चीजें जुड़ी। देखो वायसराय जो था, वायसराय का कार्यकारी परिषद जो भी लिखा है, देखो ये देख ये वाला वायसराय के कार्यकारी परिषद, ये देख वायसराय के कार्यकारी परिषद में जो अभी तक 4 लोग थे, कितने लोग? 4 लोग, अब हो जाएंगे 6 लोग, मतलब 2 को और बढ़ा दिया गया। तो ये लिख सकते हैं ना, वायसराय कार्यकारी परिषद में 2 है ना, 5वां और 6ठा सदस्य जुड़ा। क्लियर? 5वां और 6ठा सदस्य जुड़ा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि 5वां और 6ठा सदस्य जो है कब कब जुड़ा। बात समझे? तो देखो नियम आया था 1861 में ही, लेकिन आगे जब पहुंचेंगे तो 5वां सदस्य जुड़ेगा 1861 में, 6ठा सदस्य जुड़ेगा 1874 में। 5वां सदस्य जो है वो काम करेगा फाइनेंस के लिए। बात समझे? देख 3 सदस्य तो हम लोग पहले से लेके चले थे ना रोशन है, तो 3 सदस्य पहले से था, एक सदस्य और जुड़ा था जो काम कर रहा था क्या, तो वो काम कर रहा था एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिस्टम में, जो इसका नाम था मैकाले, नाम सुना होगा है ना, मैकाले अंग्रेजी लाने वाला वही है ना। दूसरा अगला व्यक्ति जुड़ेगा, वो काम करेगा फाइनेंस पे, फाइनेंस मतलब वित्त मंत्री वाला काम है ना। उसके बाद 6ठा सदस्य जो जुड़ेगा वो काम करेगा पब्लिक अवेयरनेस पे। पब्लिक अवेयरनेस कहने का मतलब कि जागरूकता, मतलब कौन कौन से आप क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ नली गली बनाना है, कहाँ कहाँ मांगे हो रही है, कहाँ कहाँ किस किस चीज का प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ देखेगा। बात समझे? इसको बोलते हैं पब्लिक अवेयरनेस। तो ये लिखो ये क्वेश्चन कि वायसराय के कार्यकारी परिषद में, मतलब वायसराय के टीम में 5वां और 6ठा सदस्य जुड़ा, और वो 5वां और 6ठा सदस्य कौन कौन था, तो 5वां सदस्य का नाम था है ना, और 6ठा सदस्य का नाम था। 5वां सदस्य जो था वो काम कर रहा था फाइनेंस के लिए है ना, बात समझ लो तो वित्त विभाग। और 6ठा सदस्य जो था वो काम कर रहा था किसके लिए, पब्लिक वर्क, किसके लिए, पब्लिक वर्क। ये जुड़ा था 1861 में, ये जुड़ा था 1874 में। बस में आ गई?
क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ा जाए। अब देखो, पब्लिक वर्क, जो पब्लिक के लिए वर्क कर रहा था वो जुड़ा था छठा सदस्य के रूप में, पांचवा वित्त, और चौथा सदस्य जो था वो काम कर रहा था, है ना, एजुकेशन, एजुकेशन के रूप में। क्लियर? एजुकेशन के रूप में जो व्यक्ति आया था उसका नाम था मैकाले। हाँ, तो देख, अब देख, वायसराय के कार्यकारी परिषद में टोटल सदस्य की संख्या कितनी हो जाती है? 4, 5 और 6। पहले कितना था? 4। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब थोड़ा सा भारतीयों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन का फायदा ये मिला कि केंद्रीय विधान परिषद में गवर्नर द्वारा, केंद्रीय विधान परिषद, ध्यान दे, केंद्रीय विधान परिषद में गवर्नर द्वारा 12 सदस्य की नियुक्ति की जानी थी, जिसमें 6 सदस्य भारतीय थे। देखिए, ध्यान देना बढ़िया से। केंद्रीय विधान परिषद में, है ना, गवर्नर द्वारा 12 लोगों की नियुक्ति की जानी थी, जिसमें 6 सदस्य क्या थे? भारतीय। अब समझ में आ गया? रिबेट मिला भारतीयों को, है, पुरस्कार के तौर पर तो कुछ तो मिला, आंदोलन करने से फायदा तो हुआ कि अब जहां तक जो सब काम अंग्रेज संभाल रहे थे वहां पर भारतीयों को एंट्री लेने का मौका मिल गया। बात समझे? लेकिन ये 6 भारतीय जो थे ये सिर्फ बोल सकते थे, वोटिंग नहीं कर सकते थे। बस हमको अभी स्टार्टिंग करना है, बस समझे? 6 लोगों जो व्यक्ति थे वो बोलने की आजादी थी, प्रश्न पूछने की आजादी थी, लेकिन उनको वोटिंग करने की आजादी नहीं मिला था। आगे मिलेगा, ये 6 भारतीय फिर बोलने का, वोटिंग करने का सब कुछ मिलेगा। बस समझे? तो लिखो, केंद्रीय विधान परिषद में गवर्नर द्वारा, केंद्रीय विधान परिषद में गवर्नर द्वारा हाँ, परिषद में गवर्नर द्वारा न्यूनतम 6, अधिकतम 12, है ना, सदस्य की नियुक्ति, सॉरी, मनोनीत कर सकते थे। 12 सदस्य मनोनीत कर सकते थे। अब ये मनोनीत क्या होता है? 12 सदस्य में 6 भारतीय होंगे, 6 क्या होंगे? भारतीय होंगे, और 6 अंग्रेज होंगे। 6 क्या होंगे? अंग्रेज होंगे। ये 6 में कॉम्बिनेशन क्या? अगर ये 6 रहता तो यहाँ 3-3 होता भाई। बात समझ में आया? अगर यहाँ पर 6 रहता ना तो यहाँ पर 3-3 होता, यहाँ पे 12 है तो 6-6, मतलब 50% क्या रहेंगे? भारतीय रहेंगे। अब क्वेश्चन ये रहेगा, अब इसमें ये कितने साल के लिए मनोनीत किया जाएगा? 2 साल के लिए। मनोनीत पहले समझ, मनोनीत क्या होता है? जो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। पहले मनोनीत समझ लेके मनोनीत क्या होता है। एक होता है हमारे संसद में चुनाव, एक होता है हमारे संसद में मनोनीत होके जाता है। बात समझे? राष्ट्रपति के पास वर्तमान में पावर यह है कि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। बात समझे? मनोनीत मतलब, कहने का मतलब कि 2 अपना आदमी हम अपने हिसाब से रख सकते हैं संसद में, और राज्यसभा में 12। यहाँ पे गवर्नर को पावर दिया गया है। इसको पावर दिया गया है गवर्नर को, कि चुनाव हो गए तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन आपके पास पावर है कि न्यूनतम 6, अधिकतम 12 को आप मनोनीत कर सकते हैं। गवर्नर ने स्टार्टिंग में पहले 6 को ही मनोनीत किया। अब 6 में 3 भारतीय रखना जायज है। वो 3 भारतीय कौन कौन मनोनीत हुए थे? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा, बहुत भर भर क्वेश्चन पूछेगा कि वो 3 भारतीय थे जो कौन कौन मनोनीत हुए थे। तो एक थे पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, दूसरा व्यक्ति का नाम है ना, बनारस के राजा, है ना, देवेंद्र नाथ,
और तीसरा व्यक्ति थे सर दिनकर राय, ये एक दीवान के रूप में काम करते थे। ध्यान देना इधर, अब ये 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो 3 भारतीय, क्वेश्चन पूछेगा 3 भारतीय जो केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत होकर के गए थे। इधर देख क्वेश्चन कितना बन रहा है, जो केंद्रीय विधान परिषद में गवर्नर न्यूनतम कितना का मनोनीत कर सकते थे, 6, अधिकतम 12, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। ध्यान देना, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए मनोनीत, समझ गए। जैसे मान लो कि यहाँ पर चुनाव होके हम बहुत सारे लड़कों को एग्जाम लिए, देखो इधर मनोनीत मतलब आता है, मान लो हम बहुत सारे लड़कों को एग्जाम लिए, एग्जाम में सब बोले कि 50 लड़का का सीट है मेरे पास, कितना सीट है, 50 सीट है, 50 में हम 48 को एग्जाम लेकर के बुलाए, ठीक है, और 2 गो को हम बोले कि ये हमारा लड़का है, वो अच्छा पढ़ने में है, ऐसा नहीं कि किसी को उठा लिए, मतलब अच्छा पढ़ने में है तो उसको प्रमोशन मिला है, मनोनीत कर दिए, इसका एग्जाम हम नहीं लिए। बात समझे, कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं कैसे रहेगा, नहीं रहेगा तुम ले भी नहीं करेंगे, हम लेंगे क्यों उसको, कोटा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, नौकरी थोड़ी दे, मनोनीत कर रहे हैं ना हम। जैसे हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं किस अथी पे, या तो वो कलाकार हो, अच्छा कलाकार जो पद्मश्री वगैरह ले चुका हो, या तो वो और भी चीजें में मतलब कोई मतलब अच्छा बिजनेसमैन हो, या फिर कोई है ना अच्छा मतलब कोई साहित्यकार हो, बात समझे, अच्छा चित्रकार हो, अच्छा संगीतकार हो, बात समझे, तो ऐसा ही व्यक्ति को चुन सकते हैं। ऐसा नहीं किसी को गांव से उठा लिया चलो रे तुम मनोनीत हो गए, ऐसा नहीं होता है। मतलब कोई हस्ती जो अच्छा किया हो, अच्छा बेहतरीन ढंग से किया हो, उसी को मनोनीत कर सकते हैं, बात समझे। तो यहाँ पर 3 भारतीय मनोनीत हुए। पहला हुए पटियाला के राजा, पटियाला नाम सुना होगा, पटियाला है ना, उनका नाम था नरेंद्र सिंह, है पटियाला पंजाब में पड़ता है ना। दूसरा है बनारस के राजा, है ना, उनका नाम था देव नारायण, बनारस के राजा, बनारस के राजा देव नारायण, क्लियर। तीसरा व्यक्ति थे, उनका नाम था सर दिनकर राव, एक दीवान हुआ करते थे, है ना, हाँ ये पटियाला के दीवान दीवान हुआ करते थे, उनका नाम था पटियाला के दीवान सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति को जो है पूरी तरह क्या किया गया था, केंद्रीय विधान परिषद में नियुक्त किया गया था, कैसे, मनोनीत करके, बात समझे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पहले 3 व्यक्ति हैं जो केंद्रीय विधान परिषद में गए, याद होगा ना, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और पटियाला के दीवान, क्लियर। अब एक काम और हुआ कि 1861 में वो काम हुआ कि गवर्नर को अध्यादेश लाने की शक्ति मिली, बात समझे। में कौन सा हो? गवर्नर कैनिंग लिखा तो चुके हैं पहले, गवर्नर को अध्यादेश लाने की शक्ति मिली। अध्यादेश क्या होता है समझा देते हैं अभी, ये पॉइंट लिखो ना, इसको समझा देते हैं बढ़िया से। ये समझ में आ गया ना, एक पूरा टोटल समझ में आ गया है, इसको थोड़ा दिक्कत है ना, इसको समझा देते हैं अभी। गवर्नर को अध्यादेश लाने की शक्ति मिली, चलो इसको समझ लो, अध्यादेश वाला पार्ट समझ लो क्या है। जो देखो अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई संसद या विधानसभा या विधान परिषद ना चल रहा हो,
बात समझ आई? देखो अमूमन क्या होता है, जब हमारे पास कोई नियम आता है, जैसे भारत में कोई नियम लागू करना है, वैसे से मोदी जी बोलेंगे समोसा आज से नहीं खाया कोई, तो इसलिए नियम लागू करना है, तो कैसे नियम लागू होगा? तो वो नियम को पहले लेके जाएगा लोकसभा में। कहाँ ले जाएगा? लोकसभा में। उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। कहाँ जाएगा? राज्यसभा। उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति साइन कर देंगे, बस समझे, नियम लागू, समोसा आज से बंद, बस समझे। हाँ, द्रौपदी मुर्मू, बस समझे। जैसे कोई नियम, उसको बोलते हैं अधिनियम। क्या बोलते हैं? बिल, है ना। बिल अगर देखो, बिल और अधिनियम में थोड़ा सा अंतर है। अधिनियम जब वो पूरी तरह पास हो जाएगा उसको बोलते हैं अधिनियम। बिल जब लोकसभा में आ रहा है ना उसको बोलेंगे बिल। नहीं समझे? मान लो कि एक पेपर है और पेपर को हम, मान लीजिए कि मेरा नियम है, ठीक है, इसको अभी हम बिल बोलेंगे जब तक इस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा। बात समझे? पूरा समोसा आप बोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा समोसा क्यों नहीं खाना है, उसमें डिमेरिट लिखेंगे, समोसा में से बहुत सारे तबीयत खराब हो रहा है, ये हो रहा है ना। सरकार इस पे बहस छिड़ेगी लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब मान लो कि लोकसभा में सीटें कितनी है, तो मान लो कि लोकसभा में सीटें है 545, अभी तो ही है 43 पे चुनाव होता है। 43 पे चुनाव क्यों होता है सर? 43 पे चुनाव इसलिए होता है कि दो जो सीटें हैं वो मनोनीत होकर जाते हैं। अभी तो बताया तुम लोग कि राष्ट्रपति 2 सीटें मनोनीत करते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में कितने करते हैं सर? तो राज्यसभा में 12 करते हैं। कितने करते हैं? 12। लोकसभा में कितने? 2। ध्यान रखना, मनोनीत मतलब अपने हिसाब से उनको भेजते हैं। अब कहानी ये है कि ये अध्यादेश जब हमारा संसद चल रहा होता है और कोई नियम लाने की बारी होती है तो पहले भेजेंगे लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास। क्लियर? लेकिन अगर संसद ना चल रहा हो, मान लो कि कोरोना आ गया हो, सारा कुछ ठप पड़ गया हो, है ना, देखे थे कोरोना आया था तो सारा कुछ बंद हो गया था, तो संसद का चलेगा नहीं चलेगा? अब उस दरमियान कोई ऐसा वैक्सीन, ऐसा दवाई, फिर ऐसा कोई नियम लाने की आवश्यकता पड़ गया, तो वो कैसे नियम आएगा? तो वो इधर देख लो, बहुत अच्छा चीज सुना रहे, वो डायरेक्ट जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। सीधा कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, सीधा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति तुरंत साइन मार देंगे। इधर देखो, राष्ट्रपति क्या करेंगे? साइन मार देंगे। तो बोले सर तो लोकसभा राष्ट्रसभा ये तो बंद है ना, है? अब क्या होगा? इसी को बोलते हैं, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, उसको बोलते हैं अध्यादेश। बात समझे? उसको क्या बोलेंगे? अध्यादेश। जब लोकसभा और राज्यसभा ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है कि वो अध्यादेश ला करके वो नियम को तुरंत या तुरंत लागू करवा दे। रात में प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, बस बोल देंगे हम एक अध्यादेश के तहत एक नियम ला रहे हैं, है ना, जो आज से ये चीजें बंद रहेगी या फिर इतना से इतना टाइम तक बंद रहेगा। अब देखो, तब बोलोगे सर तो वो नियम हमेशा के लिए लागू हो जाएगा? नहीं, वो नियम जो है 6 महीने तक प्रभावित होता है। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक। तब बोलोगे सर 6 मंथ के बाद अगर लोकसभा राज्यसभा बंद रहा तो, मान लो कोरोना लंबा चल गया तो, जैसे लंबा चल गया था वैसे चल गया तो 6 महीना और डेट को बढ़ा देंगे। तो बोलो सर 6 महीना और चल गया तो 6 महीना और बढ़ा देंगे, मतलब 6 महीना करके उसको बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा खुलेगा, मतलब चीजें नॉर्मल होगी, हमारा बाजार खुलेगा, तो यही बिल जो है, यही बिल को कहाँ ले जाएंगे? फिर से लोकसभा में। बात समझे? अब बोलोगे सर तो लोकसभा अगर पास ना किया तो वो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। बात समझे? वो बिल कहाँ होगा? वहीं पर खत्म हो जाएगा। वो बिल प्रभावित था तब तक था जब तक वो अध्यादेश के तहत आया था। अभी अगर लोकसभा में पास ना होगा तो वो बिल खत्म हो जाएगा। बस समझ में आ गई? अगर सर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास ना हुआ तो तब भी खत्म हो जाएगा। अब बोलो सर अब दोनों में फिर पास हो गया तो, है ना, तो राष्ट्रपति तो पहले साइन कर रखे हैं, राष्ट्रपति को जेब नहीं करेगा, बिल हमेशा के लिए लागू हो जाएगा, मतलब नियम हमेशा के लिए लागू हो जाएगा। बस समझ गया? इसी को बोलते हैं अध्यादेश। मतलब अध्यादेश एक ऐसा चीज है कि डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास एक बिल आता है, एक पेपर आता है, वो साइन मारते हैं, उसको बोलते हैं अध्यादेश। ध्यान में रखना कि अध्यादेश हमेशा 6 महीने, क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, अध्यादेश हमेशा 6 महीने के लिए लागू रहेगा। अध्यादेश लागू करने का पावर सिर्फ भारत में एक ही व्यक्ति के पास है, वो है राष्ट्रपति के पास।
इसके पहले किसके पास था? तो गवर्नर के पास। आजादी के पहले की बात कर रहे हैं, तो वो किसके पास था? गवर्नर के पास। बस माया क्या बोलते हैं इसको? हैं राज्यपाल। अरे भाई हाँ, बिहार में राज्यपाल, वैसे राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति, दो व्यक्ति पास। सॉरी, हम एक व्यक्ति भूल गए थे। हाँ, अगर राज्य में ये बात आएगी तो कौन कौन करेंगे? राज्यपाल। हाँ, राज्य में बात आएगी तो राज्यपाल, और देश में बात आएगी तो राष्ट्रपति। क्लियर हो गए? हाँ। राज्य में क्या क्या होते हैं? तो विधान परिषद होते हैं और विधानसभा होते हैं। वर्तमान में कौन सा चुनाव होगा हमारा? विधानसभा का चुनाव होगा। बात समझे? तब बोलेगा सर विधान परिषद का चुनाव नहीं होता है, तब बोलेंगे नहीं रे, विधान परिषद का चुनाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? तो विधान परिषद का चुनाव जो है वो 2/3 है ना, सॉरी 1/3, 1/3 जो है हमेशा 2 साल पे चेंज होते रहता है, और उसका चुनाव वहीं पर संपन्न हो जाता है। बात समझे? राज्यसभा का चुनाव होता है? नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव होता है। हमारा कैसे चुनाव होता है? लोकसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा चुनाव नहीं होता, वहीं पर चुनाव हो जाते हैं। हाँ, उसका वोटिंग वहीं पर पड़ता है। सीएम का भी किसी को वहीं पर नहीं रे, सीएम का चुनाव हो तो रहा है हम लोग का। मतलब इसी का नीतीश कुमार ये तो सीएम का चुनाव हम लोग करते हैं। देखो हमारे यहाँ 2 चीजें हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अगर बिहार में आए तो एक है विधानसभा, विधान सभा, और एक है विधान परिषद, विधान परिषद। तो विधानसभा की सीटें हैं हमारे पास 243 है ना। हाँ, विधान परिषद की सीटें हैं 100। बात समझे? अब विधान सभा और लोकसभा दोनों एक समान होते हैं, दोनों को बोलते हैं निचली संसद। बात समझे? कौन संसद? निचली संसद। और इसको बोलते हैं है ना हाई, ऊंचा संसद है ना। बात समझ में? अब इसको निचली सदन बोलते हैं है ना, या फिर निचली सदन भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो उस सदन में जो है एक साथ कुल्ले को खत्म कर दिया जाता है, 5 साल पे कुल्ले के कुल्ले खत्म। मतलब इसकी सीटें हैं कितना? 545। बात समझे? तो 545 एक के बार में खत्म होगा, फिर से नया 545 आएगा। राज्यसभा नहीं, राज्यसभा में सीटें हैं 243 या 45 है ना। हाँ हाँ, सर आईपीएम अब देखो सुन लो पहले इसको, 243 है ना। अब इसमें जो चेंज होंगे वो एक के बार नहीं चेंज होंगे, वो होंगे हर एक 2 साल पे, हर एक 2 साल पे 1/3 निकलेंगे। बात समझे? हर एक 2 साल पे 1/3 निकलेंगे, बाकी वो रह जाएंगे है ना। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। इसका होता है 5 वर्ष का, इसका भी 5 वर्ष का, इसका 6 वर्ष का। बोले ना, ई है इसके समान और ई है इसके समान। क्लियर? समझ में आ गई? बस समझ आया? तो हमारे पास बिहार में अगर बात करें तो विधानसभा है, विधान परिषद है। जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विधान परिषद चुनाव नहीं होता है। तो मैं पीएम का भी चुनाव वैसे नहीं होता था। पीएम का चुनाव लोकसभा से होता है ना जी, लोकसभा से पीएम का चुनाव होता है ना। उसमें कितना सीट रहता? नहीं लिखा है 545। हाँ, 43 पे चुनाव होता है, 2 मनोनीत होते हैं। तो उस समय में विधानसभा के जैसे को राष्ट्रपति नहीं तो चुनाव जाता है ना। नहीं, राष्ट्रपति नहीं चुना जाता ही राज्यसभा वाले लोग। ये नीचे है अपना बिहार में विधानसभा वाले लोग, विधान परिषद वाले लोग। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव वो हम लोग करते हैं, वो उसमें वोट हम लोग डालते हैं। जैसे संसद का वोट हम लोग डालते हैं, अब विधायक का वोट हम लोग डालते हैं। तो ये है संसद, सॉरी ये है विधायक, ये है संसद। क्लियर? ये भी है संसद और ये भी है विधायक, लेकिन ये हाई सदन का है। तो हाई सदन का वोट हम लोग नहीं डालते हैं, वो वहीं पर डलाता है। हाँ, पीएम का इस मतलब वो है वही हम से ना देते हैं सर। पीएम का वोट हम लोग देते हैं, पीएम वहां पर डिसाइड होता है, वो बात अलग है। लेकिन पीएम का वोट में संसद हम लोग चुनाव करते हैं ना, तो संसद में जिस पार्टी का संसद अधिक आएगा उसको राष्ट्रपति बुलाएंगे कि आप आइए और पीएम का कैंडिडेट, एक कैंडिडेट हमको दीजिए, एक नाम हमको दीजिए जिसको हम पीएम का शपथ दिलाए। अब बीजेपी वाला मान लो कि 543 में 300 सीट लेके चलाया, तो ज्यादा सीट उसका हो गया बीजेपी का। अब बीजेपी वाले को बोलेगा राष्ट्रपति कि एक नाम दीजिए, हम 300 को 300 थोड़ी पीएम बना देंगे, एक नाम दीजिए। तो 300 मिल करके एक नाम दे देगा, जी मोदी जी को बना दीजिए। बात समझे? तो मोदी जी को बस शपथ दिला देंगे। हाँ, जैसे अब चुनाव हो रहा है विधानसभा का, अब मान लो कि आरजेडी वाला सीट लेके आ जाते तो राज्यपाल बुलाएंगे। हाँ, कौन बुलाएंगे? राज्यपाल बुलाएंगे।
राज्य में क्या है, राज्यपाल है, आए? हाँ, जिसका ज्यादा सीट रहेगा तो राज्यपाल आमंत्रित करेंगे, एक नाम हमको दीजिए जिसको आप सीएम बनाना चाहते हैं, है ना? तो बोले जी तेजस्वी यादव हमारी तरफ से रहेंगे, ठीक है। बीजेपी बोला हमारी तरफ से नीतीश कुमार रहेंगे, ठीक है। हाँ भाई, जीतेगा तभी बोल रहे हैं। इससे ज्यादा सीट रहेगा, हमारे काम सीट वहां और होने वाला एग्जाम में जुड़ जाएगा तो ज्यादा बच जाएगा। हाँ ऐसे भी होता है। बस समझ में आ गई, ये समझ में आया अध्यादेश, ये समझ में आया अध्यादेश। राज्यपाल की भी चुनाव होता है, राज्यपाल जाना होता था। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये चुनाव अभी होगा सर, एक दूसरा के बाद होगा। कौन सी? पीएम वाला? पीएम वाला चुनाव हुआ था ना 24 में, अब 29 में, 24 में हुआ था ना, 24 में मोदी जी बने ना, अब 29 में, 5 साल में ना होगा चुनाव है। हाँ